नमस्कार, मैं श्याम कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज पैकौली, हाटा, कुशीनगर। मित्रों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का कंटेंट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वास्तविक स्थिति या उसके बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव तो नहीं, अपितु कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य न होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों या साधनों का उपयोग किया जाता है। इन अप्रत्यक्ष साधनों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, अप्राकृतिक साधन या स्रोत। अप्राकृतिक साधन या स्रोत में सबसे प्रमुख घनत्व है। घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट अर्थात जिसे भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 है और संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि जब ऊपरी भाग का घनत्व 3 है और संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, तो जैसे जैसे हम भूपर्पटी से क्रोड की ओर जाएंगे, उसकी पृथ्वी की चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। अर्थात धरातल के आंतरिक भाग का घनत्व ऊपरी चट्टानों के घनत्व से कई गुना अधिक है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग हैं वो लोहे जैसे कठोर तत्वों से बने हैं। आइए, दूसरा स्रोत है दबाव। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व क्यों है, यह प्रश्न बनता है। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर में अंतरतम अर्थात कोर की ओर जाने पर, यानी हम क्रस्ट से कोर की ओर जाएं तो चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है, और यह अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टानों का घनत्व भी बढ़ जाता है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों ना कर दिया जाए। अतः स्पष्ट है कि आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी हैं। अगला स्रोत है तापक्रम। सामान्य रूप से धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। प्रथम 100 किमी की गहराई में प्रत्येक किमी पर 12 सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किमी की गहराई में प्रत्येक किमी पर 2 सेल्सियस, उसके पश्चात प्रत्येक किमी की गहराई पर 1 सेल्सियस की वृद्धि होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता रहता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा यह और भी स्पष्ट हो गया है। अब हम दूसरे स्रोत अर्थात प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोत में 2 प्रमुख स्रोत है, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। इनके साक्ष्यों के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानते हैं। पहला आप देखिए, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तरल तप्त लावा या मैग्मा होता है, इसके आधार पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अर्थात पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं कोई ऐसी परत है जो तरल या अर्धतरल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात वह मैग्मा का भंडार धरातल के अंदर है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार के समय वो तरल तप्त लावा बाहर निकलता है। हालांकि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। अगला साक्ष्य जो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान में सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की लहरों का अंकन कर अध्ययन किया जाता है। मित्रों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको भूकंप की लहरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप वह भूकंप पर आधारित वीडियो देख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष भूकंप जो है ऐसा प्राकृतिक साधन है,
ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। पृथ्वी के विभिन्न स्तरों में भूकंपीय तरंगों का व्यवहार पृथ्वी की आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठन के संबंध में सर्वाधिक स्पष्ट मत प्रस्तुत करता है। आपको पता है जब भूकंप आता है तो भूकंप के केंद्र पर भूकंप की जो लहरें होती हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको भूकंप की लहरों के बारे में बताया था। भूकंप की 3 लहरें होती हैं, पी, एस और एल। इन लहरों का अंकन होता है। ये लहरें यदि एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग हैं तो सीधे मार्ग में चलती हैं, अर्थात सामान्य गति से और सीधे मार्ग में चलेंगे। लेकिन जब एक ही प्रकार के ठोस संगठन वाले भाग हों तो और एक सीधी रेखा में जाएंगी। परंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से यह ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में ना चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं और यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इसके कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं तथा यस लहरों का स्वभाव होता है कि वह तरल पदार्थों में नहीं गुजरती हैं और पृथ्वी के कोर में यस लहरों का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो केंद्र के चारों ओर फैला हुआ है। अब आते हैं अगला स्रोत जो है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। कुछ साक्ष्य हैं पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने परिकल्पनाएं दी हैं। उन परिकल्पनाओं को यदि हम साक्ष्य माने तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दिया। लाप्लास महोदय ने अपने परिकल्पना में पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताया है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने दिया। उन्होंने अपनी परिकल्पना में पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस बताया है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज महोदय ने दिया। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल अवस्था में बताया है। तो कहीं ना कहीं ये विद्वान भी एकमत नहीं रहे। कुछ विद्वान पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस, कुछ विद्वान तरल, तो कुछ वायव्य माने हैं। चलिए अब पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ जिसको IUGG कहते हैं, इसके शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया जाता है। पहला है भूपर्पटी, भूपर्पटी या क्रस्ट। भूपर्पटी या क्रस्ट IUGG अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ ने क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किमी मानी है। IUGG के अंतर्गत जो शोध परियोजनाओं के परिणाम आए उनके अनुसार इन्होंने क्रस्ट की मोटाई 30 किमी मानी है, जबकि कुछ विद्वान इसकी मोटाई 50 किमी तथा महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किमी मानते हैं। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार इसकी मोटाई 100 किमी मानी जाती है। अब भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को 2 विभागों में बांटा गया है, जिसे ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। पी भूकंप की लहर की गति ऊपरी क्रस्ट में 6.1 किमी प्रति सेकेंड तथा निचले क्रस्ट में 6.9 किमी प्रति सेकेंड है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 एवं निचले क्रस्ट का औसत घनत्व 3 है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है तथा ऊपरी एवं निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह संबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। कोनराड महोदय ने इनके बीच में यह असंबद्धता बताया था, अतः इस असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। दूसरी परत जो है इसे मैंटिल कहते हैं। एक क्रस्ट के निचले परत में भूकंपीय लहरों की जो गति होती है उसमें अचानक वृद्धि होती है और यह गति बढ़ के 7.9 से 8.1 किमी प्रति सेकेंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का पता चलता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविकिक ने की, अतः इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता से 2900 किमी की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। मेंटल में भी ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है, जिसे रेपटी असंबद्धता कहते हैं। तीसरा भाग है पृथ्वी की का जो तीसरा क्रोड, जिसे कोर या क्रोड कहते हैं। कोर का विस्तार
2900 किमी से पृथ्वी के केंद्र तक, अर्थात पृथ्वी का जो केंद्र है 6371 किमी तक माना पाया है। मेंटिल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आ जाता है जो 13.6 किमी प्रति सेकंड हो जाता है। यह चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है। इसे गुटेन वर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। गुटेन वर्ग असंबद्धता भी कहते हैं। वह व आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। मित्रों, आइए इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझें। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है। जैसा कि IUGG ने बताया है कि क्रस्ट की मोटाई जो है वह 30 किमी है। अन्य विद्वान 50 किमी या 100 किमी माने हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने माना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडी एंड जियोफिजिक्स ने माना है 30 किमी मोटाई क्रस्ट की होती है। इस 30 किमी में जो सबसे ऊपर इसका औसत घनत्व होता है वह 2.8 होता है। आप चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र में क्रस्ट में देख रहे हैं आप। यहाँ पे एक क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 और निचले क्रस्ट का औसत घनत्व 3 है। इसके बीच में ही कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। एक कोनराड असंबद्धता इन्हीं के बीच में, अर्थात क्रस्ट में जो जहाँ पर औसत घनत्व में अंतर आता है 2.8 और 3, तो हम क्रस्ट में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्रस्ट के बाद आपका मैंटिल। मैंटिल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मैंटिल और निचली मैंटिल। ऊपरी मैंटिल और निचली मैंटिल 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन क्रस्ट और मैंटिल के बीच में भी औसत घनत्व में अंतर, अर्थात क्रस्ट का निचला भाग है जहाँ पर औसत घनत्व 3 है, और जैसे ही हम मैंटिल में प्रवेश करेंगे यह औसत घनत्व 4.3 हो जाता है। यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको मोहो असंबद्धता या मोहोरोविकिक असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यह क्रस्ट और मैंटिल के बीच पाया जाता है, अर्थात यह क्रस्ट और मैंटिल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको मोहो असंबद्धता का नाम देते हैं। पुनः हम आते हैं मैंटिल में ही ऊपरी मैंटिल और निचले मैंटिल में भी अंतर पाया जाता है। ऊपरी मैंटिल का घनत्व 4.3 और निचली मैंटिल का घनत्व 5.5 होता है। इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको रेपिटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। पुनः हम चलते हैं नीचे। मैंटिल और कोर, यानी मैंटिल और कोर के बीच में भी जो घनत्व में असमानता आती है, अर्थात निचले मैंटिल का घनत्व 5.5 और जो कोर है उसका 10, अर्थात अचानक असंबद्धता आती है। इस असंबद्धता को गुटेन वर्ग असंबद्धता के नाम से, देखिए यहाँ पर गुटेन वर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, जो निचली मैंटिल और बाह्य कोर के बीच में पाया जाता है। पुनः कोर के अंदर बाह्य कोर और आंतरिक कोर में भी असंबद्धता पाई जाती है। बाह्य कोर का औसत घनत्व 12.3 और आंतरिक घनत्व की तरफ 13.3 और सबसे आंतरिक भाग में 13.6 पाया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पर्याप्त घनत्व में अंतर 12.3 और 13.3 मिलता है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य में, यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने धरातल के विभिन्न संस्तरों के बीच जो घनत्व में अंतर है इनके आधार पे असंबद्धता को बताया है। आइए देखते हैं, एक और विद्वान थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में उन्होंने अपना विचार दिया है, स्वेस महोदय। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया है। पहला है सियाल। सियाल को इन्होंने SiAl, Si से सिलिका होता है और Al से एल्युमिनियम होता है, अर्थात यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। इस परत में अम्लीय पदार्थों की प्रधानता होती है। पोटेशियम, सोडियम तथा एल्युमिनियम के सिलिकेट इसमें पाए जाते हैं। दूसरी परत इन्होंने बताया सीमा। सीमा को SiMa, अर्थात Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। जो दूसरी परत है सीमा, जो सियाल के नीचे पाई जाती है,
यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, जिसको सीमा कहते हैं। इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो अंतिम और तीसरी परत है पृथ्वी की, जिसको इन्होंने स्विस महोदय ने नीफे नाम दिया, NiFe। Ni से निकिल होता है और Fe से फेरियम अर्थात लोहा होता है। जो ये पृथ्वी का तीसरा परत इन्होंने बताया नीफे, वह निकिल और लोहा जैसे भारी पदार्थों से बना हुआ है, जिसे कोर कहते हैं। इसमें लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि यह पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। आइए हम देख लेते हैं। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, जो ऊपरी परपट्टी है वो पतला सा, उसको क्रस्ट बताया है। क्रस्ट के नीचे इन्होंने सियाल, सीमा और नीफे 3 परत बताया है। इन्होंने बताया जो सियाल होता है उसका घनत्व 2.75 से 2.9 के बीच पाया जाता है। जो सीमा होता है उसका घनत्व 2.9 से 4.75 के मध्य पाया जाता है। तथा जो नीफे होता है उसका घनत्व 4.75 से 12 के मध्य पाया जाता है। मित्रों, आप लोग को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।